हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। आप सबको पता होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 का बजट पेश किया है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा बजट को समझेंगे कि बजट होता क्या है और देखेंगे कि इस बार के बजट में कौन से सेक्टर को कितना अमाउंट अलॉट हुआ है और आम जनता के लिए इस बजट में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बजट होता क्या है। What is budget? Government budget refers to an annual financial statement that denotes its anticipated expenditure and expected revenue generation in a fiscal year. Simply अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे फैमिली के कोई मुखिया होते हैं, वो अपनी सैलरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे या फिर घर के देखभाल करने में कितने पैसे खर्च होंगे। ठीक उसी प्रकार देश का बजट देश का मुखिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अगर सिंपली समझें तो बजट एक एस्टिमेटेड प्लान होती है जिसमें गवर्नमेंट अगले एक साल के फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर को डिफाइन करती है। साथ ही गवर्नमेंट ये भी शो करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किस सेक्टर में कितने एक्सपेंस करेगी, लाइक एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट पे एक्सेट्रा में। आप सोच रहे होंगे कि बजट तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बजट आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफाइन होती है कि कौन से सेक्टर में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो भी बजट से ही डिसाइड होता है। तो चलिए समझते हैं कि 2023-24 के बजट में क्या गोल रखा गया है और कौन से सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर करने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ने और आम जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर इस बार इसलिए क्योंकि इसमें टॉप सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो डिफेंस सेक्टर में किया गया है। डिफेंस सेक्टर में 5.94 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं, एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है जो कि प्रीवियस ईयर से 13% ज़्यादा है। यानी इसमें से अगर देखा जाए तो 1.38 लाख करोड़ सिर्फ एलोकेटेड है किसके लिए, डिफेंस के जो पेंशन्स दिए जाते हैं उनके लिए। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में एक बेटर ये रखा गया है कि जो अग्निवीर फंड है उसको EEE स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अब ये EEE स्टेटस क्या होता है? EEE स्टेटस एक कैटेगरी होता है जिसमें आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो वो सिंपली टैक्स फ्री होता है, तो उसी को EEE स्टेटस कहते हैं। जो कि अग्निवीर फंड जितने भी होंगे तो आप उसे कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको उस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स फ्री रखा गया है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स नहीं प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, सिंपल। तो देखने वाली बात तो यह होगी कि जो डिफेंस सेक्टर में इतना बड़े अमाउंट में जो एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है, इससे क्या जो वेपन्स परचेज करेंगे, जो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी क्या हम इससे चाइना को हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा तो अभी हमारे लिए खतरा वही है। आगे हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में 1.12 लाख करोड़ रुपीज का खर्च किया गया है, एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये आज तक का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, सबसे बड़ा टारगेट आज तक का है, हाईएस्ट एलोकेशन फंड एलोकेशन है मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। इसमें भी डिफरेंट तरह के पॉलिसीज और डिफरेंट तरह के पॉलिसीज को रखा गया है। जैसे अगर सिंपल देखे जाए तो स्टेट विल इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी, यानी फिजिकल लाइब्रेरी जो स्टेट्स हैं उसमें सिंपल फिजिकल लाइब्रेरीज बनेंगे जो कि वार्ड लेवल पे, पंचायत लेवल पर होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टीचर के लिए ट्रेनिंग का है, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि जो उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो बढ़ सके। थर्ड अगर इसमें देखा जाए तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप होगा चिल्ड्रन के लिए, साथ ही साथ एडोलेसेंट के लिए। इस पर भी हमारे नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो लगभग अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में 2.9% ऑफ GDP खर्च किया जाने का टारगेट रखा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाइना है, USA है, ये कहीं ज़्यादा खर्च करती है। लेकिन फ़र्क वही बात आती है कि हमारे पास जो बजट है उसका रेशियो भी एक कम है। उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारे बजट का जो टोटल बजट है वो भी कम होता है। तो उस सेक्टर से अगर देखा जाए तो वो
एजुकेशन सेक्टर पे 2.9% खर्च हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट प्राइमरी जो एजुकेशन है उन पे कितना खर्च करती है, सेकेंडरी एजुकेशन पे कितना खर्च करती है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन पे कितना खर्च करती है, ये देखने वाली बात होगी। थर्ड अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, तो इसमें 2.1% ऑफ जीडीपी खर्च किया गया है, जो कि अगर देखा जाए तो 88,956 करोड़ का टारगेट रखा गया है एक्सपेंडिचर का, जो कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो 2.71% का ज़्यादा है। इसमें भी गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखा है कि नर्सिंग हाउस, नए जो नर्सिंग हाउस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो खोले जाएं। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी, बट फिर वही बात आती है कि कोविड के बाद हमारा सिचुएशन में बहुत अच्छे से सुधार आया है, बट देखने वाली बात होगी कि ये आगे चल के जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है, क्या उसमें हम बीट कर पाएंगे। जैसे चाइना से लगातार अगर हम देख सकते हैं तो कोविड वेव आने की भी सुनते हैं कि कोविड वेव आ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हम उसको बीट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। अब हम कुछ देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल की गवर्नमेंट ने और क्या क्या पर्पज़ के लिए और क्या क्या पर्पज़ के लिए फंड एलोकेट किए हैं और जो जनता के लिए उनको क्या मिला है। तो सबसे पहले अगर समझे हम देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो हमारा है वो 1.97 लाख करोड़ से हमारा पर कैपिटा इनकम हुआ है, जो कि पिछले 9 साल में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है, जो कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो बेसिकली डबल हो चुका है। तो ये जो मीडियम क्लास फैमिली है उनके लिए अच्छा न्यूज़ है कि पर कैपिटा इनकम हमारा इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी के लिए अगर हम बेसिकली देखें तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो 5th लार्जेस्ट इंडियन इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सोचिए कि 5th नंबर पे हमारा इंडियन इकोनॉमी आता है, इंडिया का जो इकोनॉमी साइज है वो आता है। तो ये एक हमारे लिए गुड न्यूज़ है। हम अगर देखा जाए तो EPFO मेंबरशिप है वो डबल हो चुका है, जो कि 27 करोड़ तक आ चुका है। साथ ही अगर अगला देखें तो 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट ऑफ 120 लाख करोड़। सोच लीजिए जो UPI हमारा स्टार्ट हुआ था, वो UPI अभी हम देखा जाए तो 2022 में 126 लाख करोड़ का UPI ट्रांजेक्शन इंडिया में होती है टोटल। फिर उसके हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन है, तो स्वच्छ भारत मिशन में भी अगर देखा जाए तो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अब देखिए ये स्वच्छता अभियान को, ऑफकोर्स स्वच्छता अभियान देखा जाए तो हम ग्राउंड लेवल पर भी देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी काम किया गया है। अभी उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, उज्ज्वला योजना में भी 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन प्रोवाइडेड का टारगेट रखा गया है। 47.8 करोड़ PM जनधन अकाउंट खोलने का टारगेट रखा गया है। बेसिकली इससे जो गरीब है उनसे तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो इसी को देखते हुए इसे और भी बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर देखा जाए तो 44.6 करोड़ पर्सन्स को PM सुरक्षा बीमा और जो PM जीवन ज्योति बीमा योजना है उनके तहत 44.6 करोड़ इंश्योरेंस का टारगेट रखा गया है। कैश ट्रांसफर अगर देखा जाए तो PM किसान समाधि जो सम्मान निधि है उनके अंडर में 11.4 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर देने का टारगेट रखा गया है। अगर देखा जाए तो 38,800 टीचर्स को एंड सपोर्ट स्टाफ अगर देखा जाता है ऑफकोर्स 740 स्टाफ को एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंटल स्कूल खुल रहा है उनके अंदर सर्व करने का, उनके अंदर जो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है। PM आवास योजना का अगर देखा जाए तो हमारा इस बार का फंड एलोकेट हुआ है 79,000 करोड़, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा अमाउंट है PM आवास योजना में। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ऑफकोर्स ये नहीं है, बट हाँ एक जो पॉवर्टी लाइन के नीचे उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल ये आवास योजना हो रही है। अगर हमारा फिर देखें तो प्रधानमंत्री इस बार कौशल विकास योजना 4.0 पे फोकस किया गया है। अब बेसिकली ये 4.0 क्या है? देखिए 4.0 पिछली बार की तरह कौशल विकास योजना में इस बार भी स्किल डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स जो युवा हैं उनके स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए कुछ काम बेसिक किए गए थे। लेकिन 4.4 में ये है कि इस बार गवर्नमेंट है जो बेसिकली कोडिंग पे, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पे, या फिर ये जो मैट्रॉनिक्स जो आता है जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है उनको पे, 3D प्रिंटिंग पे, 3D इमेजेस पे, बेसिकली ये सब पर फोकस किया जाएगा। साथ ही अगर देखें तो इस बार जो हमारा सेंटर है जो एलोकेट कर रहा है जो नेचुरल फार्मिंग का, तो इस बार फार्मर्स के लिए बहुत कुछ है इसमें। फार्मर्स के लिए नेचुरल फार्मिंग का भी एक दिया गया है, जिनके लिए एक अलग से फंड एलोकेट किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रखा गया है सिर्फ उनके कि ताकि वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। अगर देखिए अभी इंडिया का आपने सुना भी होगा, शायद आपने जानते भी होंगे कि
कि जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट है वो लगभग 6.7 के आसपास अभी चल रही है। तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लगातार हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस बार उस पर फोकस किया है और 2025-26 तक ये टारगेट रखा है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा उसको 4.5% से भी कम लाने की कोशिश की जाएगी। अगर एक देखें तो जैसे पहले आप एक बात जानते होंगे कि आधार कार्ड हमारा बेसिक था कि आधार कार्ड हर जगह चलते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने पैन को भी एज अ आइडेंटिफायर ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम, मतलब जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम होंगे, जितने भी आपके गवर्नमेंट एजेंसीज होंगे, वहाँ पर पैन आपको हर जगह वैलिड होगा। तो इससे ऑफकोर्स ये बात है कि बिजनेस जो करने होगा उसमें पैन को लिंक कराना आसान होगा और जिससे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, सिंपल आप समझिए। तो इस बार का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस अगर हमें देखने को मिला है तो वो आया है टैक्स स्लैब में। और वो टैक्स स्लैब में अगर हम देखें तो मिडिल इनकम वाले जो फैमिलीज हैं उनको काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड की है। देखिए पहले का जो टैक्स स्लैब था वो बेसिकली था कि अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। वही 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगता था। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगता था और 10 लाख से जिनका ज़्यादा रहता था उनको बेसिकली 30 लाख तक का उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरे के पूरे टैक्स रिजीम जो होता है उसी में चेंज कर दिया गया है। तो ये स्लैब में पूरा चेंज क्या किया गया है, तो इस बार से अगले से क्या होगा कि जिनका 3 लाख तक है, बेसिकली जिनका 3 लाख तक जो इनकम है, तो उनका किसी भी प्रकार का आपका टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगेगा। फिर अगर हम देखें तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में जिनका इनकम है उनका 5% टैक्स लगेगा, जो कि डायरेक्ट टैक्स होगा। ऑफकोर्स ये बात है कि इनकम टैक्स आपका बात कर रहा हूँ मैं। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक जिनका होगा उनका 10% टैक्स दिया जाएगा। जिनका 9 लाख से लेकर 12 तक होगा उनको 15% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक 20%। और इसमें एक और स्लैब जुड़ गया है जो कि 15 लाख से बढ़ के अगर किसी का होगा तो उनको 30 लाख का टैक्स लगेगा। तो देखिए ये सब तो हो गया एक ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए कितने सेक्टर में कौन से खर्च हुए, कौन से डेवलपमेंट पे फोकस किया है। 3D टेक्नोलॉजी पर भी है और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट ने बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल पे फोकस किया है। लेकिन हम अब बेसिक समझते हैं कि आखिर के इस बजट में ऐसी कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट एक कॉमन, एक मतलब आम जनता पर पड़ेगा। आप पर और हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका बेटर हम समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हम जैसे समझते हैं। सबसे पहले तो इस बार क्या गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि आने वाले जो फिजिकल ईयर है, आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें क्या किया जाएगा कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे रूरल एरिया में। इससे सिंपल सी बात है कि रूरल एरिया में अगर देखा जाए, अर्बन एरिया में देखा जाए तो हमारे पास पानी की बहुत समस्या होती है। तो रूरल एरिया में इसलिए फोकस किया गया है कि 9 करोड़ जो ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड होंगे। इससे ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि आपको जो पानी की समस्या है उनसे आपको निजात मिलेगी। दूसरा अगर देखा जाए तो ये आपको किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि ऑफकोर्स किसानों के लिए किया गया है। इसमें सिंपल यही है कि 2.2 लाख करोड़ जो कि 11.4 करोड़ मतलब 11.5 करोड़ के आसपास जो किसान हैं उनके लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके लिए 2.2 लाख करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है। साथ ही अगर हम अब देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी किया गया है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 44.6 करोड़ जो जनता है उनको कवर किया गया है PMGJY के अंडर, उसमें कवर किया गया इंश्योरेंस को लेकर। अगर हम देखें हाउस होल्ड सेक्टर में तो हाउस होल्ड सेक्टर में मैंने आपको बताया कि 11.11 करोड़ के आसपास जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं जो कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसे किया गया है और उसका आगे बढ़ाने का भी टारगेट रखा गया है। तो और साथ में देखें तो PM जो जनधन अकाउंट मैंने आपको बताया कि 47.8 करोड़ के आसपास, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग जब आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में जब रूरल एरिया में होंगे तो उनका सेविंग बढ़ेगा। तो आपको सी बात है कि सेविंग बढ़ेगा तो ये हमारा फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो ये पूरा एक ओवरऑल था कि जो कि आम जनता पे हमें क्या मिला। और मैंने आपको बताया कि मिडिल इनकम के लिए तो सबसे बड़ी बात यही हुई कि मिडिल इनकम के लिए जो टैक्स स्लैब थे उसमें चेंजेस लाए गए। तो इससे आपको 3 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपका बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ओवरऑल अगर मेरा कंक्लूजन तो ये है कि जो इस बार का बजट है वो मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस बार का जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड कराएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, सब एक ओवरऑल बैलेंस एक्सपेंडिचर किया गया है इस बजट में। बाकी आपको क्या लगता है या एक
क्या यह एक डेवलपमेंट मॉडल है या फिर 2024 इलेक्शन का वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये आपको क्या लगता है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।